अस्सलाम वालेकुम, मैं राना नवीद हूं और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपको आज 3 बड़ी अहम खबरें देनी हैं। सबसे बड़ी स्टोरी हमारे पास ये है कि आपने देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम को रिवर्स किया या पॉज किया था। क्या वो उसने ज़ाती तौर पर एक अच्छा कदम उठाया था? जी नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन सा नर्व्स क्रैकिंग प्रेशर था जो ट्रंप पे पड़ा, कौन सा वो मुल्क था जिसने उसका बाजू मरोड़ा कि आप हमारी जान छोड़िए और ये जो इकदाम कर रहे हैं इसको वापस लीजिए, हमारे लिए मुश्किलात पैदा ना करें। आज सबसे पहले ये आपको स्टोरी बतानी है जो अभी तक मंजरे आम पे नहीं आई और ऑथेंटिक ज़राए से आपके लिए हासिल की है। आपको बताएंगे कि असल माजरा क्या है। दूसरा, पाकिस्तान के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड ना हो और उसको जिनेवा शिफ्ट किया जाए। वो कौन से ममालिक हैं और कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ ये चालें चल रहे हैं। तीसरी, आपको और एक बड़ी स्टोरी मुल्की सतह की देनी है जो आपके जहन में थोड़ा सा सियासी मंजरनामे पर गौर करने से आती होगी। वो है आसिफ अली जरदारी साहब की थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाके सियासत करना। तो उसकी वजह क्या है? क्या एस्टेब्लिशमेंट और सदर जरदारी के दरमियान ठन गई है और ये अफवाहें गर्दिश में हैं कि जरदारी साहब या बिलावल साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है? तो असल माजरा क्या है, इतना सा आपको इंट्रो में बता देता हूँ कि ऐसा मसला चल रहा है। यानी हम जो बात करेंगे वो इसी हवाले से करेंगे, ये नहीं होगी कि नहीं ऐसा नहीं, बात है कुछ, वो बात आपको बताऊंगा। हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हर रोज़ आपके साथ ताज़ा तरीन अपडेट्स शेयर करने का मौका मिले। तो बढ़ते हैं हमारी पहली कहानी की जानिब। NBC न्यूज़, बड़ा मोतबर इदारा न्यूज़ का, इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट, उसके मुताबिक Trump's abrupt U-turn on a plan to reopen the Strait of Hormuz came after the backlash from allies. सऊदी अरब जो है गल्फ एलाई है, अमरीकी मिलिट्री को अपनी बेसिस का इस्तेमाल सस्पेंड करने के बाद उसने ये फैसला करवाया। ये थी जी मेन खबर जिसका मैंने आपको हवाला दिया है। उन्होंने जी ये कहा कि फ़िज़ाई हदूद जो सऊदी अरेबिया के है उसमें से आपका एयर ऑपरेशन सारा मुअत्तल हम कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि करेंगे, कर दिया है हमने। ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जितना भी हमारे पास आपकी एयर बेस है उसका इस्तेमाल जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम अनाउंस करके गल्फ एलाइज को सरप्राइज़ दिया और सरप्राइज़ कर दिया, जिससे सऊदी अरब को खासा गुस्सा आया। उसके नतीजे में सऊदीया ने अमेरिका को इन्फॉर्म किया कि वो अमरीकी मिलिट्री को प्रिंस सुल्तान एयर बेस जो रियाज के जनूब मशरिक में वाक़या है वहाँ से कोई भी त्यारा उड़ाने की इजाज़त नहीं देंगे और सऊदी एयर स्पेस पर भी पाबंदी लगा देंगे। ये आपके लिए खुसूसी न्यूज़ स्टोरी है। कल से बगलें बजा रहा है अमेरिका कि जी हमने 48 घंटे बाद ही अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया था। उन्होंने तो हेल्प आउट करना था दुनिया के उन ममालिक को जो वहाँ पे स्टक थे, और तो फिर इसमें अगर वो अपनी नेवल ब्लॉकेड किए हुए तो इसमें मज़ायका भी कोई नहीं था कि नेवल ब्लॉकेड ईरान के लिए ज़्यादा ख़तरनाक थी, ज़्यादा मुआशी जो है वो कमर तोड़ रही है ईरान की। तो इधर आमदोरफ्त के ऊपर भी मामला हो सकते थे, वो तो दोनों चीज़ों के ही कहते थे कि पाबंदियां हटाओ। तो असल बात ये है जो NBC न्यूज़ ने ये एक्सक्लूसिव स्टोरी अभी जो है वो शाया की है। उनके मुताबिक सऊदी अरेबिया को जब पता चला अचानक से, तो पहले तो उन्होंने इस चीज़ पे गुस्सा किया कि यार आप एक प्रोजेक्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका अनाउंस कर रहा है, ठीक है जी, जिसका नाम उसने प्रोजेक्ट फ्रीडम रखा है, जिसके मकासद ये हैं कि जी हम शिप्स को जो है वो गाइड करेंगे
اور یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے وہ عملے کو اور سینکڑوں کشتیوں کو اور ان کے عملوں کو جو ہم 2 دن سے بات کر رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارا معاملہ جب ہو گیا تو آپ ہمیں اب بتا رہے ہیں، اچھے ہم آپ کے اتحادی ہیں، ہم ایران کے جو ہے وہ پورا گلف اور پورا ریجن جو ہے وہ نشانہ بنے آپ کی ایئر بیسز کی وجہ سے، تو اب آپ کی سزا یہ ہے ٹرمپ صاحب کہ آپ کریں چھٹی۔ جو ہماری ایئر بیس ہے مین وہاں پہ ان کی پرنس سلطان ایئر بیس ریاض کے جنوب مشرقی علاقے میں، انہوں نے کہا جی کہ فوری طور پہ ہم لگا رہے ہیں اس پہ پابندی، کوئی آپ کا طیارہ یہاں سے نہیں اڑے گا، کوئی ہماری ایئر سپیس یوز نہیں ہوگی۔ آپ سمجھیں آپ کی ایئر بیس سعودی عربیہ میں نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی سے ہماری مشاورت کے بغیر ایکشنز لیں، ہمیں لوپ میں نہ لیں، ہمیں سوشل میڈیا پہ آپ کے ٹروتھ سوشل کے پیغام سے پتہ چلے جیسے عام لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ حالانکہ ایم بی ایس محمد بن سلمان جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلسل ڈیلی ان کے ساتھ فون کال لازمی کرتے ہیں ٹرمپ کے ساتھ، تو اگر ایسا ہے تو ہمیں اندھیرے میں کیوں رکھا گیا؟ جب یہ ری ایکشن آیا تو اس کے نتیجے میں جناب نے فوراً اچھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹرمپ صاحب نے یہ کل اناؤنس کیا کہ جی ہم جو ہے پروجیکٹ فریڈم کو پاز کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی اس کی اصل کہانی جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ آگے آجے، میں نے سازش کا تذکرہ کیا تھا انٹرو میں آپ کے ساتھ کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو استاد محترم جناب نصرت جاوید صاحب کی کہانی انہوں نے بیان کی ہے، سینئر صحافی ہیں، تو بڑی اوتھینٹک جو ہے وہ خبریں دیتے ہیں، ان کی خبر جو ہے باؤنس ہونے کا خدشہ کم ہوتا ہے۔ وہ کافی دن سے اس کے اوپر جو ہے وہ خبریں دے رہے ہیں کہ آنے والے دن، تب پروجیکٹ فریڈم، یہ بتاتا چلوں ان کی کریڈیبلٹی کا کہ پروجیکٹ فریڈم پاز نہیں کیا تھا ٹرمپ نے، جو اب پاز کر کے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 1 پیج میمورینڈم سائن ہوگا اور اس کے بعد مذاکرات ہوں گے، نہیں کیا تھا۔ پھر بھی نصرت جاوید کہہ رہے تھے کہ 12 مئی تک وہ اس کو کنیکٹ کر رہے تھے چائنا کے ساتھ کہ بیجنگ جانا ہے اس نے ٹرمپ نے، تو اس سے پہلے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا، اس کے بعد دیگر صحافیوں نے یہ رائے بنائی تھی۔ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ عارضی معاہدے کے بعد جو مذاکرات ہونے ہیں وہ اسلام آباد کی بجائے جنیوا میں ہوں۔ اس حوالے سے اسرائیل، انڈیا اور کچھ عرب ممالک سازش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس وینیو سے، ان خدمات سے، اس کریڈٹ سے دور رکھا جائے، اس کو یہ کریڈٹ نہ ملے جو تاریخی کریڈٹ ہے ان دونوں ملکوں کی جنگ ختم کرانے کا اور معاملات کو ٹیبل پہ لا کے حل کرنے کا۔ تو یہ انہوں نے کہا جی، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل مین یہ 2 سٹیک ہولڈر ہیں، سازشی ہیں، سازشی ٹولے کے مین رکن ہیں جو پہلے دن سے چاہ رہے تھے، اور اب انہوں نے پاکستان کے خلاف سازشیں تیز کر دی ہیں کہ وہ کسی بھی صورت آنے والے چند دنوں میں یہ آپ ہوتا دیکھیں گے ڈائیلاگ کا راؤنڈ 2، تو وہ کہتے ہیں یہ اسلام آباد ٹاکس کے نام سے نہ ہو، جنیوا چلے جائیں امریکہ اور ایران۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ انہوں نے سازش ڈکلیئر کیا، اور واقعی خطے میں اس حوالے سے زیادہ تو دوست ممالک تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ایفرٹس کو دنیا ایکنالج کر رہی ہے، معترف ہے کہ پاکستان نے بڑی جان ماری ہے اس میڈیشن کے لیے اور اس ثالثی کے لیے، اور بالکل ان بائسڈ میڈیشن تھی، جینون ایفرٹس تھیں صرف اور صرف پیس اور امن کی خاطر۔ تو ان کو سیبوتاج کرنے کے لیے اسرائیل اور انڈیا متحرک ہیں، جبکہ اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ بضد ہے کہ مذاکرات اسلام آباد میں ہی ہونے چاہیے۔ اسلام آباد کے حوالے سے سعودی عرب پاکستان کو، خاص طور پہ پاکستان کی ایفرٹس کو سراہتا ہے، انڈورس کر رہا ہے کہ وہی وینیو ہوگا، وہی میڈیٹرز ہوں گے، وہی ثالث ہوں گے۔ پاکستان اس کیس کو لیڈ کر رہا تھا اور پاکستان اس کیس کو لیڈ کرے گا۔ تو یہ جی اس حوالے سے اسلام آباد کے حوالے سے ہمارا انڈیا جو دشمن ہے اور اسرائیل، ان کی جو کی گئی سازش میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آ جائیے لیڈنگ رپورٹ کی سٹوری کی طرف، بڑی اہم سٹوری، بڑی خاص سٹوری۔ لیڈنگ رپورٹ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ڈیموکریٹس آر رپورٹڈلی preparing for a major impeachment push against President Trump if they regain control of Congress in the midterms.
डेमोक्रेट्स वो कह रहा है कि एक सीरियस पुश जो है इम्पीचमेंट का सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ वो करेंगे अगर मिड टर्म में रीगेन वो करते हैं कांग्रेस को, रिपब्लिकन्स या सदर ट्रंप जो है वो अपना कंट्रोल रीगेन करते हैं मिड टर्म्स में, तो वो कहते हैं कि उसके बाद एक सीरियस और मेजर इम्पीचमेंट पुश होगा जो ट्रंप को, सदर ट्रंप को सदर नहीं रहने देगा। तो इम्पीचमेंट की पहले भी कुछ अर्सा पहले भी खबरें आ रही थी उनके हवाले से कि ये शायद उस तरह से ज़हनी तवाज़ुन इनका बैलेंस नहीं है, थोड़ा सा मसले मसाइल हैं, ये भी चीज़ें थी। और इनकी फ़ैसला साजी के हवाले से उनकी कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज जब उन्होंने यूज़ की थी पब्लिकली, उस हवाले से फिर उन्होंने कहा था कि ये एक सदर का तरीक़ाकार नहीं है। तो ये उस टाइम भी हुई थी, लेकिन अब जो है वो लीडिंग रिपोर्ट ने इसको जो है दोबारा मिड टर्म के कॉन्टेक्स्ट में फ्रेम किया है। उन्होंने कहा है कि जब मिड टर्म नवंबर में होने, आपको बताता चलो 2026 के नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस है, वो कहते हैं जी अगर उसमें पावर को रीगेन करता है तो डेमोक्रेट्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है मेजर जो है वो इम्पीचमेंट का, और वो उसको धक्का देंगे और निकाल बाहर फेंकेंगे। और जब वो कहते हैं कि जब ये शुरू होगा, ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये बड़ी मेरी दिल को लगी है, ये बात आपके साथ ज़रूर मुझे शेयर करनी चाहिए। वो कहते हैं जब ये इम्पीचमेंट का धक्का ट्रंप को लगाएंगे ना डेमोक्रेट्स, फिर क्या होगा, ये बड़ा अहम मंजरनामा है। कहता है डेमोक्रेट्स बिलीव ट्रंप विल थ्रो पीट हेग्सेट टू द वुल्व्स वंस इन्वेस्टिगेशन बिगिन। वो कहते हैं डेमोक्रेट्स ये यकीन रखते हैं कि वो पीट हेग्सेट को वुल्फ्स के आगे फेंक देगा जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। ये सारे मामला ने इन्वेस्टिगेट भी तो होना है ना, जितना भी जो है वो जंग का आपने मामला किया है ईरान के साथ, और उसके अलावा आप देख लें कि अगर वेनेज़ुएला में आपकी कार्रवाई थी या चीज़ें होती हैं, तो उन सब को जो है वो रीअलाइन, रीऑर्डर, इन्वेस्टिगेट भी किया जाता है। तो वो कहते हैं जब अमेरिका ईरान का मामला जो है ख़ास तौर पे ये इन्वेस्टिगेट वो उस टाइम पे होना है, तो ये उसको जो है वो जितना भी प्रेशर है, जितना भी इल्ज़ाम है, ठीक है, वो उसके लिए पीट हेग्सेट को आगे कर देगा, ठीक है जी। तो थ्रो टू द वुल्व्स का उन्होंने ईडियम यूज़ किया है। भेड़ियों के आगे फेंकने से मुराद ये होता है कि जिसके आगे कोई प्रोटेक्शन शील्ड ना हो, क्रिटिसिज्म भी वो ले, ज़िम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल भी उसको ठहरा दिया जाए, तो वो उस टाइम के लिए कुर्बानी या बलि का बकरा अमरीकी वज़ीर जंग जनाब पीट हेग्सेट होंगे। ये इसमें थी मेन स्टोरी। आगे जो है जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रऊफ़ कलासरा साहब की स्टोरी वो ये है जी कि सदर जरदारी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सर्द जंग जारी है। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि 28वीं तरमीम 8 जून से पहले मंजूर करवा ली जाए, जबकि सदर जरदारी हैज़ लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी इस मामले को इस तरह से देखने की कि 8 जून तक 28वीं तरमीम ना हो। इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि 8 जून से आपका जो है वो बजट सेशन कॉल हो जाएगा 9 जून को, ठीक है जी। जब बजट सेशन कॉल हो जाता है तो फिर लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं होता, तो फिर उसके बाद 9 से ऑनवर्ड सिर्फ बजट रिलेटेड मामला देखे जाने हैं। 28वीं तरमीम का आपको याद है कि जितने भी जो है वो इसमें सहाफ़ियों ने बताया था मामला, वो ये था कि NFC अवार्ड्स का रिव्यू करना, हेल्थ, एजुकेशन, ये मामला जो सूबों के पास थे उनको वापस जो है वो मरकज़ की तरफ लेके आना, या इसकी तब्दीली जो ख़ास तौर पे 18वीं तरमीम सदर जरदारी ने उस वक्त की थी पावर डेवोल्यूशन के हवाले से, उसको वापस जो है लेके आने के लिए एक उसके नीचे, तो वो उसको बचाना चाह रहे हैं आसिफ अली जरदारी फॉर द टाइम बीइंग कम अज़ कम। तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि वो पहले हो जाए, क्योंकि अगर वो 8 जून तक नहीं होने देते आसिफ अली जरदारी, तो जब बजट शुरू हो जाएगा, मामला आगे चले जाएंगे, तो वो कम अज़ कम इस माली साल का जो बजट बनेगा उसमें वो सूबों का बजट जो है वो NFC अवार्ड, तालीम, एजुकेशन, सूबों का जो मामला है वो बचा सकेंगे, फिर उन्हें टाइम मिल जाएगा, ठीक है जी, 1 साल का
تو اس میں شاید وہ ری نیگوشیٹ کر کے معاملات کو اپنی فیور میں لے جائیں۔ تو یہ خبر رؤف کلاسرا صاحب کے مطابق درست ہے کہ ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کولڈ وار کی شکل میں چل رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔